to all the students who are here and watching my today YouTube video. So inshallah in our today lecture we will discuss a very important lecture regarding the animal reproduction, and it will be our first lecture related to this subject. So let's start our today lecture. So in our today lecture we will discuss the pituitary hormones and its functions and their clinical uses. So first of all, the thing which is important to know is that pituitary gland have two lobes, anterior pituitary lobe and the posterior pituitary lobe. Anterior lobe produce more than 5 hormones and posterior lobe released 2 hormones. The major difference in both of these is that in case of the anterior pituitary lobe, all the hormone produced and released from it. But in case of the posterior pituitary lobe, only the 2 hormones released from it. It means that hormones are not producing here, but they are only released from it. So next we will discuss all these hormones one by one. So firstly we will see the clinical use of these hormones. The first use is superovulation. Superovulation means that more than one follicle mature in those animals in which mostly one follicle mature by the exogenous manipulation. Means in simple language we can say that कि superovulation क्या होगा कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर एट अ टाइम सिर्फ एक फॉलिकल ही मैच्योर हो रहा है, उसके अंदर से सिर्फ एक ही एग ने आना है और एक ही प्रेगनेंसी ने कॉज होना है. लेकिन क्या होगा कि जब हमारे पास सुपर ओवुलेशन हो जाती है FSH को इंजेक्शन लगाने से, तो उससे क्या होगा कि मोर देन वन फॉलिकल मैच्योर होंगे और इससे जो है वो ट्विंस या ट्रिपलेट प्रोड्यूस होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स. और जो इंजेक्शन होता है ये एक्सोजीनियस मतलब कि बॉडी की आउटसाइड से हम लोग जो है वो इंजेक्ट करते हैं और इससे जो है वो एक से ज़्यादा फॉलिकल्स जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं. जो हार्मोन्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल लेवल पर, तो उसे हम क्लिनिकल यूज़ कहते हैं. नेक्स्ट इसका जो यूज़ है FSH का वो है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द ईस्ट्रस. सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईस्ट्रस का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे पास फार्म पे एनिमल्स मौजूद हैं उन सबको एक साथ ईस्ट्रस में लेकर आना है, हीट में लेकर आना है. सब एनिमल्स जो हैं उनके इंजेक्शन लगा देंगे, वो सारे एनिमल्स एट अ टाइम हीट में आएंगे. और नेक्स्ट इज़ द साइन ऑफ द ईस्ट्रस एट द सेम टाइम, मतलब कि ईस्ट्रस में भी एक साइन आएंगे और उसके साथ जो ईस्ट्रस के साइन है वो भी एट अ टाइम शो करेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉलिकोजेनेसिस के लिए भी, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिकल्स. अब जिन एनिमल्स में फॉलिकल्स नहीं बन रहा है, कोई रीज़न है, कोई डिजीज़ है या कोई भी मसला है, तो उसके अंदर भी हम FSH को हार्मोन इंजेक्ट करेंगे तो उससे जो है उसकी फॉलिकोजेनेसिस होगी. एंड नेक्स्ट इज एन ईस्ट्रस. एन ईस्ट्रस मीन्स दैट नो ओवुलेशन, नो ईस्ट्रस, नो ग्रैनुलर follicle. Graphical follicle means that the mature follicle, the final stage of follicle. फॉलिकल अगर हम देखिए फॉलिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो फॉलिकल जो है वो एक छाले की तरह होता है. मतलब अगर ये हमारे पास ओवरी है तो उसके ऊपर फॉलिकल जो मैच्योर फेज़ में होता है तो वो इस तरह से बन जाता है. तो अगर ओवुलेशन ही नहीं होगी तो कोई भी ईस्ट्रस नहीं आएगी और कोई ईस्ट्रस नहीं आएगी तो कोई भी ग्राफिन फॉलिकल जो है वो नहीं आएगा. तो अगर एन ईस्ट्रस का केस होगा या हम सब एनिमल्स एट अ टाइम ईस्ट्रस में लेकर आना चाहते हैं या सुपर ओवुलेशन, तो हम लोग जो है FSH का इंजेक्शन अपने एनिमल्स को इंसर्ट करते हैं फार्म पर. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जब हमने फॉलिकोजेनेसिस करवानी है या फिर जब हमने एनिमल में एन ईस्ट्रस करवानी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से, तब हमने कुछ फैक्टर जो हैं उन्हें समझना है, उन्हें हमने अंडरस्टैंड करना है. वो जो फैक्टर्स हैं हमें पहला जो है वो सीज़न है, फिर नेक्स्ट एज है, ब्रीड है, सेक्स जेंडर मतलब कि मेल या फीमेल. तो हम FSH का जो इंजेक्शन है वो हमने मेल को नहीं लगाना, क्योंकि मेल में जैसे कोई भी फॉलिकोजेनेसिस नहीं होती और फीमेल के अंदर जो है वो कोई भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती, स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होती. तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो अपने इंजेक्शन जब हमने इंजेक्ट करना है तो हमने इन चीज़ों को भी कंसिडर करना होता है. बेसिकली अगर हम फॉलिकोजेनेसिस को डिफाइन करना चाहें तो इसमें क्या होता है कि फॉलिकल्स की स्टेज उनकी डेवलपमेंट होती है कि पहले वो रेस्टिंग फेज़ में होते हैं, फिर वो रेस्टिंग फेज़ को हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं, फिर प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, फिर सेकेंडरी होते हैं, फिर टर्शरी फॉलिकल होते हैं और फिर ग्राफिन फॉलिकल होते हैं. ग्राफिन फॉलिकल में जाकर जो है वो फॉलिकल्स ने मैच्योर होना होता है और उसके अंदर से जो है वो एग ने रिलीज़ होना होता है. अब नेक्स्ट जो हमारे पास वही है कि हमारे पास जो हार्मोन्स हैं उनका जो है वो बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है एनिमल्स की हेल्थ के ऊपर. तो जब भी हमने उनका यूज़ करना है तो हम लोगों ने उन्हें इंटेलिजेंटली यूज़ करना है. अब जो FSH के इंजेक्शन जिनकी जो मार्केट में अवेलेबल हैं तो उसमें जो है वो एक उसकी टैबलेट है वो है फोलिट्रोफिन. FSH जो होता है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू द गोनेडोट्रोफिन हार्मोन.
और जो एफएसएच हार्मोन की लाइफ होती है वो हाफ होती है एज़ कम्पेयर टू द गनाडोट्रोफिक हार्मोन जीएनआरएच। इसलिए क्या करते हैं कि मोस्टली एफएसएच की जगह जो है वो जीएनआरएच का यूज़ जो है वो रिकमेंड किया जाता है, और मोस्टली पीपल जो है वो फॉर्म पे ऐसा करते भी हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रिकर्सर्स फॉर्म में मेटाबॉलिज्म में जाते हैं, और वहाँ से जो है वो एक्टिव फॉर्म में जो है वो हार्मोन्स डायरेक्टली जाते हैं टारगेट सेल में। मतलब पहले उनके प्रिकर्सर्स फॉर्म में होते हैं और फिर वो टारगेट सेल पर जाने के लिए वो एक्टिव फॉर्म में जाते हैं। प्रिकर्सर फॉर्म में वो मेटाबॉलिज्म में जाएंगे, और वहाँ से एक्टिव फॉर्म में जाने के लिए वो डायरेक्टली जो है वो अपने टारगेट सेल की तरफ जाएंगे। डिस्कस करेंगे जो वो भी ये इंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, वो हमारे पास है एलएच, जिसे हम जो है वो लुटनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। तो एफएसएच और एलएच को मोस्टली जो है वो इकट्ठा पूछ लिया जाता है पेपर में, या इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या कुछ ऐसे एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं जो इनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन काज करते हैं। तो इन्हें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एलएच के हार्मोन के बारे में देखते हैं कि ल्यूटिनाइजेशन ऑफ थीका सेल्स ड्यूरिंग फोलिकोजिनेसिस के जो थीका सेल्स होते हैं वो फीमेल में होते हैं, तो उन्हें ल्यूटिनाइज करता है, उन्हें ये मैच्योर करता है थीका सेल्स को फोलिकोजिनेसिस के दौरान। और जो एलएच होता है वो स्टिमुलेट करता है मियोसिस 1 को एंड ओवुलेशन को। अब ऑलवेज रिमेंबर कि जितने भी हमारे पास जर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर मियोसिस हो रही होती है, मतलब ओजिनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द ओवा, ओवा मीन एग। हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं तो उनसे डिप्लॉइड सेल बनता है, मतलब एग और जो स्पर्म है वो हैप्लॉइड है, जब वो मिलेंगे तो उनसे जो है वो एक डिप्लॉइड सेल बनेगा, जो जाइगोट बनेगा एग और स्पर्म के मिलने से। तो मतलब ये कि एलएच जो होता है ये मियोसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एलएच जो होता है ये कॉर्पस हेमर्जिकम को जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करता है। कॉर्पस हेमर्जिकम क्या होता है, ये एक मतलब कि मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होता, ये उन एनिमल्स में होता है जिनके अंदर प्रेगनेंसी नहीं होती। ये एक रेड कलर का होता है, और ये एक मतलब जैसे खून का एक लोथड़ा पड़ा होता है ना, इस तरह का, जैसे क्रेजी होती है मुर्गी के अंदर, तो इसका कलर उस टाइप का होता है। तो जो एलएच का इंजेक्शन देते हैं तो ये कॉर्पस हेमर्जिकम को कन्वर्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रेगनेंसी को मेनटेन करता है, कॉर्पस हेमर्जिकम प्रेगनेंसी मेनटेन नहीं करता, बल्कि कॉर्पस हेमर्जिकम ये शो करता है। बाज़ दफ़ा मोस्टली जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि कॉर्पस हेमर्जिकम जो होता है वो प्रेगनेंसी को शो करता है कि इस एनिमल में इतनी प्रेगनेंसी जो है वो पहले हुई है, ये स्ट्रक्चर नुमा होता है। ठीक है, लोगों का ये ख्याल है। उसके बाद अगर मेल में देखा जाए तो एलएच जो होता है, फीमेल में तो कॉर्पस हेमर्जिकम को इसने कन्वर्ट कर देना है कॉर्पस ल्यूटियम में, लेकिन मेल के अंदर इसने एक्ट करना होता है लाइडिंग सेल्स के ऊपर, फीमेल में थीका सेल्स के ऊपर और मेल के अंदर लाइडिंग सेल्स के ऊपर। और ये रिलीज़ करेगा टेस्टोस्टेरोन। जब ये लाइडिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करता है तो उसके अंदर से ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करेगा, जो कि हमारे पास एक एंड्रोजन हार्मोन है। अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वो ये है कि मेल के अंदर जो एलएच है लुटिनाइजिंग हार्मोन है, ये इसे ICSH भी कहा जाता है। ICSH जो ये एब्रीवेशन है इंट्रीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एमसीक्यूज अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि ICSH जो है वो FSH की एब्रीवेशन है, किस चीज़ की है, LH की है या ऑक्सीटोसिन की है, या बहुत से और हार्मोन्स पूछ लिए जाते हैं। स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। ICSH जो है वो एब्रीवेशन है LH की। तो जब पीछे हम एंड्रोजन की बात कर रहे थे तो हमने एंड्रोजन एक वर्ड पढ़ा है पीछे, जिसे हमने टेस्टोस्टेरोन कहा है। तो एंड्रोजन जो होता है वो बेसिकली हमारे पास सेक्स हार्मोन होते हैं। अब जैसे कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी के जो है वो साइन शो करता है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो कि इंशाल्लाह हम अपने एक लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। क्या है कि फ़ीमेल के अंदर भी जो एलएच है वो यूज़ होता है। जहाँ फ़ीमेल में ओवुलेशन में एफएसएच का रोल है तो वहाँ इक्वली जो है वो एलएच का भी रोल होता है। तो फ़ीमेल में क्या है कि डिलेड ओवुलेशन, मतलब कि ओवुलेशन में डिले हो रहा है, एलएच की सर्ज ही नहीं आ रही तो कोई भी ओवुलेशन नहीं होगी। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एलएच की सर्च है वो ओवुलेशन के लिए बहुत कंपलसरी है। अगर एलएच की सर्च नहीं आएगी तो कोई भी ओवुलेशन जो है वो नहीं आएगी होगी। मतलब कि एलएच की सर्च जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है ओवुलेशन के साथ। मेल के अंदर देखा जाए तो नो फंक्शन इन मेल एज इट्स फंक्शन इज़ इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन चीपली अवेलेबल। एलएच जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और टेस्टोस्टेरोन जो है वो इसलिए मोस्टली यूज़ करती हैं। फीमेल में क्या हुआ कि डिलेड ओवुलेशन में यूज़ हो गया, एन ओवुलेशन अगर हो रही है तो उसमें भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई ओवुलेशन नहीं हो रही तो हम उसमें एलएच की, मतलब एन ओवुलेशन में भी एलएच की सर्च का इशू आ रहा है, डिलेड ओवुलेशन में भी एलएच की सर्च का इशू है, तो हम दोनों के अंदर जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं।
LH के इंजेक्शन को, लेकिन मेल के अंदर इसका कोई भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि मेल में LH की बजाय टेस्टोस्टेरोन जो है वो ज़्यादा चीपली अवेलेबल है। जैसे कि हमने कहा था कि FSH कॉस्टली है, तो उसकी जगह मोस्टली पीपल जो है वो GnRH को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो चीपली अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू LH, तो मोस्टली पीपल जो है वो फार्म पर जो है वो टेस्टोस्टेरोन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन की एब्रीवेशन होती है PRL, और एक और चीज़ है प्लेसेंटल लैक्टोजन PL। तो इन दोनों टर्म्स को आपस में अक्सर जो है वो स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनका एक नंबर का MCQ कुछ वैसे रॉन्ग हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि PRL जो है वो एब्रीवेशन है प्रोलैक्टिन की, और PL जो है ये प्लेसेंटा की लैक्टोजन की एब्रीवेशन है। तो अभी इसकी हम देखते हैं कि प्रोलैक्टिन का क्या काम है। प्रोलैक्टिन जो होता है ये रिलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन के साथ, और ये प्राइमरी इसका फंक्शन होता है कि प्रमोट करता है मिल्क सिक्रिएशन को अडर से, और ये स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन को भी। अब जो प्रोलैक्टिन है मतलब कि ये रिलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन के साथ, मिल्क प्रोड्यूस होता है फीमेल में, मतलब कि इसका ज़्यादा रोल जो है वो फीमेल, इनका जो ज़्यादा फंक्शन है वो फीमेल में होता है, क्योंकि उसमें मिल्क की प्रोडक्शन होती है, तो इसलिए तो ये मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि इसने स्टिमुलेट करना है थायराइड हार्मोन्स को। प्रोडक्शन कैन नॉट स्टिमुलेट, अगर ये हार्मोन ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो नहीं होगी, क्योंकि ये जो है वो थायराइड हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। ओके, अब क्या होता है कि प्रोडक्शन कांट स्टिमुलेट अंटिल द हार्मोन रिलीज। मैंने पहले इस चीज़ की बात बता दी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इन द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द एस्ट्रोजन एंड डोपामीन, जो प्रोलैक्टिन है ये इस नेगेटिवली तौर पर रिलेट करता है एस्ट्रोजन के साथ और डोपामीन के साथ। तो ये हम आगे देखेंगे कि किस तरह से। अगली चीज़ हमारे पास है कि ना, जब हमारे पास स्ट्रेस साइकिल होने वाली होती है, एनिमल ने हीट में आना होता है, तो उसके बहुत पहले क्या होता है कि मिल्क जो है वो कम्प्लीटली सिक्रीट नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन की वजह से, क्योंकि ये अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा, एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता, प्रोलैक्टिन का लेवल कम होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल कम होगा तो मिल्क कम होगा। स्ट्रेस में एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रेस जब आने वाली होती है तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है, क्योंकि तब जो है प्रोलैक्टिन कम होता है। ठीक है, अब नेगेटिव इफेक्ट होता है ऑन द प्रोलैक्टिन बाय डिक्रीजिंग द प्रोलैक्टिन क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हार्मोन्स को हम डायरेक्टली, उन हार्मोन्स को डायरेक्टली यूज़ करते हैं जिनका क्लिनिकल यूज़ होता है, उन्हें हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। और हार्मोन्स विच वर्क, वो हार्मोन जो डायरेक्टली बॉडी में जाके काम करते हैं, और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो दूसरे हार्मोन के साथ काम करते हैं, तो उन्हें हम डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं करते। ये हार्मोन्स की टाइप है कि कुछ हार्मोन्स बॉडी में जाकर डायरेक्टली काम करते हैं, और कुछ हार्मोन्स जो है दूसरे हार्मोन के साथ मिलकर काम करते हैं। तो जिन हार्मोन का डायरेक्टली वर्क होगा उन्हें हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, और जिनका नहीं होता उन्हें हम डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं करते। और उसके बाद टाइम, क्वांटिटी एंड डायग्नोज ऑफ हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमने ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं डाल देना। और बाद दफ़ा ये होता है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं, अगर उन्हें इंजेक्ट करना है तो हमने जो है वो रात टाइम इंजेक्ट करना है, तो हमने दिन टाइम इंजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इवनिंग में टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो हमने हर एक चीज़ को जो है वो अपने नज़र में रख कर जो है हार्मोन को यूज़ करना होता है। फॉर्म एट द लास्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी डू द मेमोजेनेसिस इन द अडर। अब जो प्रोलैक्टिन होता है ये लास्ट मंथ प्रेगनेंसी का चल रहा होता है, तो अडर में मेमोजेनेसिस करवाती है, मतलब कि मेमरी ग्लैंड्स को अच्छा करती है, और उनमें जो है वो मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो होगी लास्ट मंथ प्रेगनेंसी का। उसके बाद हमें एनिमल से मिल्क चाहिए, तो प्रोलैक्टिन उस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आज जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं हार्मोन्स रिलेटेड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो हम हार्मोन्स रिलेट डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होंगे। So much for listening my today YouTube lecture, and inshallah we will meet in the next lecture. Until the next lecture, jazakallah khair and take care and Allah Hafiz. And if you find any topic difficult related to over degree animal husbandry and animal reproduction and any other subject which you find difficult, so kindly suggest me in comment section. Inshallah I will explain in my other lecture. Until the next lecture, Allah Hafiz.